हेलो दोस्तों, आप लोगों का दीवा किरण चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं स्वयं प्रकाश जी का लिखा हुआ नेताजी का चश्मा ये पढ़ाऊँगी। ओके, क्लास 10। तो पहले मैं इनका जीवन परिचय बताऊँगी, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में भी था। ठीक है, इनका बचपन और कुछ दिन ये सर्विस भी किए राजस्थान में। उसके बाद अभी वो भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से ये जुड़े हुए हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कहानी संग्रह है, 13 कहानी संग्रह है। इसमें से कुछ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। बीच में विनय और ईंधन, ये इनके उपन्यास हैं। इन्हें पहला सम्मान, अभिमन्यु सम्मान कौन कौन सा मिला है इनको? बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। ये मध्यवर्गीय थे और लेकिन इनकी कहानियों में स्वयं प्रकाश जी के क्या हमें देखने को मिलता है? वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। यदि किसी वर्ग का शोषण किया जा रहा है तो ये उसके विरुद्ध लिखते थे और आवाज़ उठाते थे। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा से समृद्ध करती हैं, वाचिक परंपरा से समृद्ध करती है। ओके, तो आज हम लोग फिर शुरू करते हैं। अब स्वयं प्रकाश जी का लिखा हुआ नेताजी का चश्मा। तो मैं पहले रीडिंग लगाऊंगी, जहाँ पर भी कुछ समझाने का होगा मैं उसे समझाऊंगी। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो अभी इस कहानी में उन्होंने क्या लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने, ये पहले पैरा में बताया जा रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि एक छोटा सा कस्बा था और उसमें क्या क्या था, इसमें से बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। तो ज़्यादा मकान नहीं थे यहाँ पर, एक ही बाज़ार था, एक ही लड़कों का स्कूल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कस्बा कैसा था? एक ही लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका थी। अब नगर पालिका के बारे में ये उस पर व्यंग कर रहे हैं कि नगर पालिका है तो इसे तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर इनको अच्छा कार्य करना चाहिए, इसके लिए ही इन्हें गठित किया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि कुछ छोटे मोटे काम करवा देते थे, पक्की सड़क करवा दी। इससे ये भी पता चलता है कि नगर महापालिका का कार्य क्या होता है। तो सड़क बनवा देना या मनुष्यों के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ठीक करवा देना, उसे बनवा देना। तो इस तरह से ये कार्य करते थे। पानी का इंतज़ाम करना, ये सब नगर पालिका का कार्य होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक शहर के मुख्य चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक बार नगर पालिका एक मूर्ति लगवाती है, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। तो आगे का सेकंड पैरा। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा
होने के कारण काफ़ी समय वहाँ पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो क्या किया गया कि प्लान किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक मूर्ति लगाई जाए। तो इसको पास होने में ही इतना समय लग गया कि अंत में क्या करना पड़ता है कि स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसे दिया गया मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी, तो मोतीलाल जी को दिया गया, जो कि वो स्कूल के एक मास्टर थे, ड्राइंग मास्टर थे। ठीक है, तो आगे जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि बस्ट किसे कहते हैं, तो बस्ट टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की लगभग 2 फुट की मूर्ति को बस्ट कहते हैं, यानी कि सर से लेकर के कमर तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे, और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है कि नेताजी की मूर्ति तो एक बस तो बनाया गया और इतनी सुंदर मूर्ति थी, अच्छी थी मूर्ति कह सकते थे, है, फौजी वर्दी में थी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेताजी ने कौन सी फ़ौज का गठन किया था, तो आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया था और इनका नारा क्या था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी का नारा था, ये भी इस पैरा से पता चलता है। अब आगे का, तो इस पर मेन बात क्या था कि मूर्ति तो बनाई गई थी लेकिन इसमें संगमरमर की मूर्ति पर संगमरमर की चश्मा नहीं था, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, और लेकिन एक चश्मा लगा दिया जाता है जो कि रियल था। तो काले चौड़े फ्रेम का मूर्ति को पहना दिया गया था। तो वहाँ से एक हालदार साहब, जो जिनकी उनकी ड्यूटी थी कि उस जगह का देखभाल करना है, तो वो उधर से गुजरते हैं हालदार साहब। तो देखते हैं कि पान खाने के लिए रुकते हैं, तो उनका चेहरा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जाता है। तो वो रियल चश्मा को देखकर कहते हैं, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उन्हें आश्चर्य लगता है कि ये कैसा मूर्तिकार है जिन्होंने इसमें चश्मा नहीं बनाया है। आगे जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब हालदार साहब का एक हैबिट हो गया था कि उनका नज़र मूर्ति पे जरूर जाता था, तो वो देखते थे कि कभी दूसरा चश्मा पहना हुआ है, कभी कोई चश्मा पहना हुआ है। तो दूसरी बार जब वो वहाँ से गुजरते हैं
तो उनको मूर्ति पे अंतर दिखाई देता है और देखते हैं कि मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा इस बार मूर्ति पे पहनाया गया है। फिर तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक चश्मे वाला है, चश्मा बेचता है वो, तो उसे मूर्ति बिना चश्मे की नहीं ठीक लगती है, तो उसके बाद जब जैसा चश्मा जो रहता है वो उसको वो पहना देता है। तो यहाँ पर यही पान वाला हवलदार साहब को बता रहा है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तब ये यहाँ पर बता रहा है पान वाला हवलदार साहब को कि यहाँ पर एक कैप्टन चश्मे वाला, लोग उसे कैप्टन चश्मे वाला नाम देते हैं। चश्मा बेचता है लेकिन कैप्टन का नाम दिया जाता है क्योंकि वो एक देशभक्त है और उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे वाली वो देख नहीं पाता है, तो उसे वो जो समझ में आता है, उसके पास जो चश्मा रहता है जिस समय, तो वो उसे पहना देता है। और जब कोई ग्राहक उस चश्मे को मांगता है तो वो उसको उतार करके बेच देता है और दूसरा चश्मा जो उसके पास है उसे वो लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये भी आया है कि कोई गिराक आ गया समझो। गिराक मीन्स ग्राहक, तो हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, माने चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर से मतलब किधर, तो कैप्टन किधर से लाएगा? कैप्टन को कहाँ से मिलेगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसको मूर्ति वाला दे देता है और उधर दूसरा बिठा दिया, यानी कि उधर दूसरा लगा देता है। ठीक है, ये हम लोग का हिंदी भाषा में ये होगा और उसने आम बोलचाल की भाषा का यूज़ किया है पान वाले ने, तो यहाँ पर ये ठीक होगा। ओके, आगे, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेता आगे हवलदार साहब कहते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा
मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हलदार साहब सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कोई भूल सकता है, तो ज़रूर इसका कोई कारण रहा होगा। तो ये सब कारण सोचते हैं। आगे हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए, तो यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि चश्मे वाला हंस रहा है। उनकी नज़र में, हलदार साहब के नज़र में कैप्टन चश्मे वाला जो है वो एक देशभक्त है, लेकिन पान वाला उस पर हंसता है, इससे उन्हें थोड़ा वो द्रवित हो जाते हैं, उन्हें खराब लगता है। तो देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? आज़ाद हिंद फौज मीन्स सुभाष चंद्र जी का बनाया हुआ एक सेना थी, तो एक फौज उन्होंने बनाया था जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। तो पूछ रहे हैं क्या उसका भूतपूर्व सिपाही है वो, उसमें वो क्या सिपाही था, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो वो उसका मजाक उड़ाता है पान वाला। तो ये हलदार साहब को खराब लगता है कि एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जा रहा है। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। सोचते रह गए उसके बारे में कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, उन्हें हमेशा कौतुक बना रहता था कि आज देखा जाए कि आज कौन सा चश्मा लगा हुआ है, लेकिन वो उनको विश्वास था कि कैप्टन चश्मे वाला वो चश्मा जरूर लगाएगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इससे पता चलता है कि पान वाला एक भावुक इंसान है, ठीक है, उसके अंदर भी सहानुभूति है। तो वो आंखों में उसके पानी आ जाते हैं, आंसू आ जाता है। तो वो बताता है कि साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे
और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि पान वाला भी एक बार हंसता है इस चश्मे वाले के ऊपर, तो हलदार साहब को खराब लगता है कि ये भी तो एक देशभक्त ही है, लोग इस पर हंसते हैं, देशभक्तों पर हंसते हैं। तो देश का रक्षा के लिए सेना भी अपना सब कुछ, अपने घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देती है देश की रक्षा के लिए। तो ऐसे लोगों पर भी हंसने वाले लोग हैं, तो ये उन्हें खराब लगता है। तो वो दुखी हो जाते हैं और 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल किया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो सोचते हुए ही घुस रहे हैं कि ऐसा ही उन्हें देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है। वे सोचते हैं कि आज वो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी कि उनसे ये देखा नहीं जाता है, उन्हें कैप्टन की याद आती है और बिना चश्मे वाली मूर्ति वो देख नहीं सकते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो उन्हें ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। पहले वो सोचते हैं कि अब जो ये देशभक्त हैं उन पर लोग हंसते हैं सिर्फ, अब देशभक्ति इस देश से ख़त्म हो गई है, ऐसा विचार उनके मन में पहले आता था जब वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे की देखते थे। तो लेकिन आज उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाता है। वो बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ है। यानी कि आज भी देशभक्ति जीवित है। यदि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई नहीं रहता है कोई देशभक्त, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये देशभक्तों से खाली हो जाए। उन्हें फिर से आशा की किरण उनके मन में पनपती है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं कि लगता है बच्चों से भी ऐसा बिना मूर्ति का चश्मा बच्चे भी नहीं देख सकते हैं। भले वो गरीब ही क्यों ना हो, वो सरकंडे का चश्मा ही बना करके नेताजी को लगा देता है, बच्चा कोई लगा देता है। तो इसी कारण से हालदार साहब बहुत ही भावुक हो जाते हैं और उनके मन में ये भावना आती है कि देश कभी भी देशभक्तों से खाली नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज इतना ही। मैं सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, धन्यवाद।